नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। शुरुआत कर रहे हैं हम हरियाणा के गुरुग्राम से। जो खबर है, सेक्टर 109 की वहां की एक सोसाइटी है, वहां एक बड़ा हादसा हुआ है। यह हादसा कल हुआ है। यहां की चिंतल पैराडिसो हाउसिंग सोसाइटी में एक टावर में एक मंजिल में यहां पर ये हादसा हुआ है। छठी मंजिल का जो डाइनिंग एरिया था उसकी छत अचानक से गिर गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उसी अपार्टमेंट की। यहाँ पर वो जो छत गिर गई जिससे नीचे की 5 मंजिल तक की छत गिरती चली गई। 5वीं, चौथी, तीसरी मंजिल पर वहां पर कोई नहीं रहता था। वहीं हादसे के वक्त जो दूसरी मंजिल है उस पर एक महिला थी जिनकी मौत हो चुकी है। वहीं पहली मंजिल पर 2 लोग फंसे हुए थे और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी हुई हैं। इस हादसे की जांच एडीसी विश्राम कुमार मीणा को सौंपी गई है, जो संबंधित विभागों के अधिकारियों और सोसाइटी के प्रतिनिधियों को भी जांच में शामिल करेंगे। तो गुरुग्राम ये वो इलाका है, दिल्ली एनसीआर का इलाका, दिल्ली के पास ही लगता है गुरुग्राम। बहुत से अपार्टमेंट्स यहाँ पर बन रहे हैं और ये घटना घटी है चिंतल्स पैराडिसो अपार्टमेंट में। छठी मंजिल पर जो लैंटर है, जो एक डाइनिंग एरिया की छत है, वो अचानक से गिरती चली गई और नीचे तक फ्लोर्स पर वो आती चली गई। सेक्टर 109 में इसमें एक कॉलोनी में जिसका नाम है चिंटल पैराडियोस है। इन यहाँ पे एक इस तरीके की सूचना हमें मिली थी लगभग 6 बजे के आसपास कि एक पर्टिकुलर टावर में, डी टावर में कुछ ब्लॉक्स हैं वो नीचे गिर गए हैं। टोटल 18 स्टोरी बिल्डिंग थी, उसमें से ऊपर के 12 जो ब्लॉक्स हैं, फ्लोर्स हैं, वो सेफ हैं। नीचे के जो 6 फ्लोर्स हैं उनमें से एक पर्टिकुलर सेक्शन पिलर्स के बीच में जो डाइनिंग एरिया है वो 6th फ्लोर से लेकर के 1st फ्लोर तक गिर गया है। 3 से लेकर के 6 फ्लोर्स तक कोई भी वहां पे नहीं रह रहा था। तो 1st और 2nd फ्लोर पे ही लोगों के फंसे होने की सूचना मिली। उसमें भी जितने लोग अब बाहर आए हैं उसमें से ये पता चला है कि टोटल 3 लोग उसमें फंसे थे ओरिजिनली। उसमें से एक की जो डेथ है वो कंफर्म्ड है, डेड बॉडी बाहर निकाली जा चुकी है। और बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पहले चरण के लिए कल मतदान हुआ। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 62% से ज्यादा मतदान हुआ है। पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 58 सीटों पर वोटिंग हुई। हालांकि मतदान का प्रतिशत 2017 के मुकाबले करीब 1% कम रहा। सबसे ज्यादा मतदान कैराना और सबसे कम साहिबाबाद में हुआ है। माना जा रहा है कि यूपी की सत्ता का रास्ता पश्चिमी यूपी से ही होकर जाता है। ये वही इलाका है जो कि किसान आंदोलन का केंद्र रहा। पिछले चुनाव में ध्रुवीकरण भी इसी इलाके से शुरू हुआ और बीजेपी यहां की 58 में से 53 सीटें जीतकर यूपी की सत्ता पर काबूज हुई थी। ये 58 सीटें यूपी में बहुमत के आंकड़े का चौथा हिस्सा है। तो पहले चरण के लिए कल जो मतदान हुआ उस दौरान बहुत सारे वोटर्स ने अपना नाम वोटर लिस्ट से गायब होने की शिकायत की। अलीगढ़ के एक बूथ पर तो 700 वोटरों में से 500 के नाम गायब होने से लोगों का गुस्सा यहां पर फूट पड़ा। कुछ लोगों का तो कहना है कि उनके वोट पहले ही पड़ चुके थे। आगरा में रहने वाले 62 साल के भूतपूर्व सैनिक जोगिंदर तैयार होकर पूरे परिवार के साथ उत्साह से लोकतंत्र के महापर्व में अपना योगदान देने यानी वोट डालने पहुंचे। लेकिन वोटिंग बूथ पर पहुंचने पर पता चला कि उनके पूरे 8 सदस्यों के परिवार का नाम वोटर लिस्ट से कट चुका है। जोगिंदर पिछले 40 साल से वोट डाल रहे हैं पर इस बार वोट नहीं डाल सके। अच्छा, जोगिंदर प्रसाद जी। हाँ जी, मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ। भूतपूर्व सैनिक हैं आप? सैनिक थे आप? पिछली बार वोट किया था 2019 में? हाँ, किया था 2017 में किया, 2014 में किया। इस बार नहीं कर पा रहे? इस बार नहीं कर पा रहे हैं। क्या हमारे पूरे परिवार के नहीं है। आपके पूरे परिवार का नहीं? हाँ जी। कितने सदस्य हैं आपके परिवार? हमारे परिवार में 8 सदस्य हैं। 8 सदस्य हैं। जी। और 8 के नाम नहीं है? नहीं है। कितना खराब लग रहा है आपको? बहुत खराब लग रहा है। क्या लग रहा है बताइए? बहुत लग रहा है। इस सरकार में क्या ऐसी सरकार आई है, चाहते थे नहीं हो रहा पाएगा? नहीं, ऐसे तो हो नहीं पाएगा।
ये तस्वीरें अलीगढ़ की विधानसभा इगलास के गांव कजरौट की हैं, जहां ग्रामीण बेहद नाराज हैं। गांव वालों का आरोप है कि उनके गांव में 700 से ज्यादा वोट हैं, लेकिन 500 से ज्यादा वोट वोटर लिस्ट से गायब हैं। महज 200 लोग ही वोट डाल पाए। मताधिकार का प्रयोग करने से वंचित रहे लोगों का गुस्सा प्रशासन पर फूट पड़ा। आपने वोट डाला है? ना डालो। आपका वोट आया था? ना आया, अब की ना आया। कितने सालों से वोट डाल रही थी? 17 साल से वोट डाल रही हूँ मैं। और अब की बार वोट नहीं आया? अब की बार ना आया वोट। कहाँ की रहने वाली है? कजरौट की। इतने ऐसे कितने लोग हैं जिनके वोट नहीं आए हैं? वो 400-500 लोग हैं। हाँ, सही कह रही हैं। अब क्या वजह, हमें क्या मालूम, पढ़े लिखे हैं कोई हम? वोट डालने गई थी? हाँ गए। क्या बोल दिया आप? नो बोल दी कि जो तुम्हारा वोट पड़ेगा वो नहीं पड़ेगा। अच्छा, वोट डल गया आपका? डल गया। नो कह दी नहीं। वोट आया है आपका? वोट पर्ची आई है, वोट ना डालन दिया माँ। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 71 साल की नसीम जब वोट डालने बूथ पर पहुंची तो उन्हें पता चला कि उनका वोट पहले ही पड़ चुका है। ये कह रहे हैं कि वो हम तुम्हारा वोट डल गया। पोस्टल बैलेट से आपने वोट डाला था क्या? नहीं। क्या बोल रहे हैं अंदर अब? ये कह रहे हैं कि पोस्टल बैलेट से आपका वोट डल गया। जब नसीम की ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो प्रशासन ने मानवीय भूल बताते हुए नसीम को घर से बुलवाया और फिर उनका वोट डलवाया। आगरा के राम प्रकाश का भी ऐसा ही आरोप है कि जब वो वोट डालने पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि उनका वोट डल गया है। मेरा वोट नहीं डल रहा सर। क्यों नहीं डल रहा है? वो कह रहे हैं कि तुम्हारा वोट पड़ गया अंदर पड़ गया है। हाँ, तो आप चैलेंज वोट के लिए कहा आपने उनसे? मैं तो अभी आ रहा हूँ सर, गांव से बड़ी मुश्किल से आ पाया हूँ और मेरे तो कोई निशान भी नहीं है कि नहीं, निशान पेशान तो सब मिट जाते हैं। दरअसल कोरोना को देखते हुए चुनाव आयोग ने 80 साल के ऊपर के बुजुर्ग और दिव्यांगों के वोट पोस्टल बैलेट के जरिए डलवाए हैं, जिसकी पारदर्शिता को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हमने चुनाव आयोग से इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया मांगी, पर चुनाव आयोग ने हमें अब तक इन सवालों पर कोई जवाब नहीं दिया है। सोचिए, एक रिटायर्ड फौजी जो पिछले 20 दफे अपने जीवन में वोट डाल चुके हैं और वो इस बार वोट नहीं डाल पा रहे हैं, तो सोचिए कि जो प्रदेश की 5 साल सरकार चलेगी उसमें तो इनका योगदान ही नहीं रहेगा, इनका मत ही नहीं रहेगा। तो फिलहाल अब जवाबदेही चुनाव आयोग पर है। सहयोगी विनीत और नसीम के साथ आगरा से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मतदान के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक वीडियो संदेश जारी किया। इसमें उन्होंने कहा कि आप चूके तो 5 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा और इस बार यूपी को कश्मीर, बंगाल और केरल बनते देर नहीं लगेगी। सोचिए, एक मुख्यमंत्री की राय अपने ही देश के बाकी राज्यों के बारे में क्या है। योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर पलटवार करते हुए सपा और आरएलडी ने उन पर मतदाताओं को उकसाने और डर का माहौल बनाने का आरोप लगाया। आज मुझे कोई चिंता है तो केवल एक कि जिन जिन दंगाइयों और आतताइयों पर अंकुश लगा है वे सब अब मचल रहे हैं। आतंकी बार बार धमका रहे हैं कि जरा सरकार आने दीजिए, सावधान रहिए, आप चूके तो 5 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। और इस बार उत्तर प्रदेश को कश्मीर, बंगाल और केरल बनते देर नहीं लगेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये वीडियो बयान जारी करते हुए कहा कि बीजेपी के लिए वोट भयमुक्त जीवन की गारंटी बनेगा। सपा राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन ने योगी आदित्यनाथ पर जवाबी हमला करने में देरी नहीं की। साहिबाबाद से विधानसभा क्षेत्र में सपा पार्टी के उम्मीदवार अमरपाल शर्मा ने कहा कि आतंकियों और गुंडों को योगी सरकार के दौरान फायदा हुआ है, जबकि गाजियाबाद में सपा आरएलडी के साझा उम्मीदवार विशाल वर्मा ने आरोप लगाया कि योगी आदित्यनाथ हिंदू मुस्लिम में मतभेद कर तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, योगी जी ने जो बयान दिए हैं ये उनकी हताशा है। उन्हें मालूम है पहले चरण में ही उनकी जमीन खिसक चुकी है, तो इन बयानों के अलावा और उनके पास अब कुछ है नहीं। वो जनता को उकसाना चाहते हैं, झूठी बातें बता के, पहले से ही वो झूठ का सहारा लेते आए हैं। योगी जी खुद जान चुके हैं कि जो चुनाव आज हो रहा है सपा की तरफा लहर चल रही है। भाई पहले मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री होंगे जिनके पास जितने केस थे उन्होंने अपने केस खुद वापस लिए, और आतंकी गुंडे की परिभाषा तो उनके ऊपर सबसे पहले लागू होती है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के अमन चैन को इतना खराब कर दिया
एक योगी होने के बावजूद, मुख्यमंत्री में योगी भी हैं, योगी का काम होता है शांति रखना, लेकिन उन्होंने माहौल इतना खराब कर दिया, हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश के हर जनमानस को बेरोजगार भी कर दिया और धर्म से जात को लड़ाया, धर्म से धर्म को लड़ाया। इस राजनीतिक बयानबाजी के बीच गाजियाबाद में महिला मतदाताओं के लिए सबसे अहम मुद्दा सुरक्षा का है। वसुंधरा गाजियाबाद की रहने वाली शाश्वती दे कहती हैं, बेटी जब कॉलेज जाती है तो डर लगता है। गाजियाबाद, दिल्ली, एनसीआर में सिक्योरिटी का टेंशन तो है। जब हमारी बेटी घर से सुबह निकलती है, हमें एक टेंशन रहता ही है, तो ये होना नहीं चाहिए। हम बेखौफ, हमें घर से वी शुड बी एबल टू गो। मेन तो यही है कि महिलाओं का सम्मान हो, उनको हर जगह उसी तरह सम्मान मिले, बराबर का सम्मान मिले, और महिला की सुरक्षा सबसे पहला मुद्दा हो, चाहे कोई भी सरकार आए। मेरी तरफ से तो यही अपेक्षा है आने वाली सरकार से। गाजियाबाद के मतदाता इलाके का बेहतर विकास चाहते हैं, युवाओं के लिए रोजगार के बेहतर अवसर चाहते हैं और यहाँ की महिलाओं के लिए काम करने और रहने के लिए और सुरक्षित और सेफ माहौल चाहते हैं। और इसी सोच के साथ गाजियाबाद के लाखों मतदाताओं ने आज मतदान में भाग लिया है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस बार गाजियाबाद के मतदाता किसका समर्थन करते हैं। गाजियाबाद से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और 2017 के अगर विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो बीजेपी को लीड दिलाने वाले पश्चिमी यूपी में इस बार सियासी हालात कुछ अलग दिखे। पहले दौर के मतदान में हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की राजनीति का ज्यादा असर क्यों नहीं दिखा, ये जानने के लिए आइए देखते हैं हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट। चूंकि तो 5 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा और इस बार उत्तर प्रदेश को कश्मीर, बंगाल और केरल बनती देर नहीं लगेगी। यूपी में पहले चरण के मतदान के दौरान योगी आदित्यनाथ के इस बयान के कई मायने हैं। 2017 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 58 सीटों में से 53 सीटें जीतने वाली बीजेपी के लिए दरअसल इस बार हालात अलग हैं। 2017 में बीजेपी को वोट देने की बात कह चुके राकेश टिकैत जैसे कई प्रभावशाली जाट नेताओं में सरकार को लेकर नाराजगी है और जयंत चौधरी के प्रति नरमी देखी जा रही है। राकेश टिकैत कहते हैं कि इस बार हिंदू मुसलमान का खेल यहाँ नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री को इस तरह की हर वो उसी तरफ लेकर जा रहे आंदोलन को, उसको जिन्ना मुगाल, ये नहीं, अब नहीं चलेगा। जनता समझदार होगी। अब तो जिन स्टेडियम में ये मैच होते थे वे स्टेडियम ही तोड़ दिए। दरअसल 2017 के विधानसभा चुनाव में जाट मतदाता बीजेपी की तरफ था और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करीब 30 सीटों पर इनके वोट निर्णायक हैं, जबकि पहले चरण की 2 दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट निर्णायक हैं। ऐसे में मुसलमान और जाटों को साधने के लिए जयंत चौधरी और अखिलेश ने कई पुराने मुस्लिम चेहरों को बाहर भी किया है। इसके बावजूद बीजेपी के प्रभावशाली जाट नेता संजीव बालियान इस बार भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं। पश्चिम की जो हवा है ना, पछुआ बोलने हमारे यहाँ गाँव में, वह फसलों के लिए बहुत बढ़िया हो, कीड़े मकोड़े सब मर जाओ, और यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बढ़िया। जब पश्चिम में फेज हुए हैं 14, 17, 19 खूब बढ़िया चले। अब अगर पहले चरण के मतदान के जमीनी हालात को देखें तो इस बार जाट मतदाता बीजेपी और आरएलडी सपा में बंटा दिख रहा है। बीजेपी के कुछ स्थानीय विधायकों के खिलाफ नाराजगी, गन्ना भुगतान का मुद्दा, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और किसान आंदोलन का भी प्रभाव दिख रहा है। का भी आसान दिखा रहे कि हमने गन्ने का भुगतान कर दिया। जो जाट और मुसलमान के गठबंधन की बात करें, वो साथ आएंगे 100%। अच्छा, 100% साथ हैं, जो है मुसलमान आगे हैं और जाट पीछे हैं। तो हर मुद्दा महंगाई का है। अच्छा, सर महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, इससे बहुत ज्यादा है। तेल 200 रुपए किलो, कोई तू है 80 रुपए किलो तेल, तो 200 रुपए किलो। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। यही वजह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस पहले चरण में बीजेपी के संगीत सोम, सुरेश राणा, कपिल देव अग्रवाल, मृगांका सिंह जैसे तमाम नेताओं की सीट पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। इसका असर बाकी चरणों के मतदान पर भी पड़ने की संभावना है। यही वजह रही कि बीजेपी के हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के खिलाफ अखिलेश यादव ने अपने कई पुराने मुस्लिम उम्मीदवारों के टिकट काटे और अपने कई प्रत्याशियों को आरएलडी के निशान से चुनाव लड़वाया, ताकि जाट मतदाताओं को बीजेपी से दूर किया जा सके।
मुजफ्फरनगर से दिलशाद, मोहम्मद मुरसलिन और संकेत उपाध्याय के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और उधर आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी के वोट न डालने पर बीजेपी ने उन पर निशाना साधा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि ये परिवारवाद की ठसक है, घमंड है। जयंत ने सुबह कहा था कि उनका वोट मथुरा में है और वो वोट डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन शाम 6 बजे तक भी वो मतदान केंद्र पर नहीं पहुंचे। आज एक नेता जिसको वोट डालना था, मतदान का प्रयोग करना था, उसने अपने मतदान का प्रयोग ही नहीं किया। ये परिवारवाद की ठसक है, ठसक, घमंड। और ऐसे लोगों को प्रजातंत्र की हनक जवाब देती है, ऐसे लोगों को जवाब देती है, ये आपको याद रखना चाहिए। लखीमपुर हिंसा मामले के मुख्य आरोपी और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को आज जेल से रिहा किया जा सकता है। कल इलाहाबाद हाई कोर्ट से आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई थी। लखीमपुर की घटना आपको बता दें 3 अक्टूबर 2021 को हुई थी और इसमें 4 किसानों की मौत हो गई थी। लखीमपुर हिंसा में मारे गए एक किसान के पिता ने इस फैसले पर कहा कि सरकार से पहले भी कोई उम्मीद नहीं थी और ना ही अब कोई उम्मीद है। उन्होंने वकीलों के ऊपर दबाव बनाने का भी आरोप लगाया। इस सरकार के रहते हुए जो है कि हम लोगों को पहले भी कोई उम्मीद नहीं थी और ना ही अब उम्मीद है, क्योंकि इतनी जल्दी इनको जो है कि जमानत मिल जाना कोई अच्छी बात नहीं है। कि इसको जो है कि सरकार को कुछ सोचना समझना चाहिए और सोच समझ के जमानत देनी चाहिए। क्योंकि इसकी जमानत या तो वकीलों की कमी से है, जो हमारे वकील हैं, या तो उनकी कमी से है, या फिर वकीलों के ऊपर कहीं से दबाव बनाया गया कि जो पैरवी न करें। और जो है कि ऐसे सिस्टम बहुत से हैं, मौके की सरकार है, ये कुछ भी करा सकते हैं। इनके मंत्री के पुत्र ने 6 किसानों को कुचला, क्या उसने अपना इस्तीफा दिया? हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत नेक हैं, सब कहते हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक हैं, तो उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? इस्तीफा क्यों नहीं मांगा अपने मंत्री से? क्या देश के प्रति कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी उनकी? आज उस लड़के को जमानत मिली है, थोड़े ही दिनों में खुल के घूमेगा फिर से, जिसने आपको कुचल डाला। इस सरकार ने किसको बचाया? उन किसानों के परिवारों को बचाया? उनकी जो पुलिस थी, प्रशासन थी, कहां थी वो जब उनको कुचला? सरकार एक कोर्ट के फैसले पे कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से सरकार को पैरवी करनी चाहिए थी, मुझे लगता है सरकार ने जो पैरवी करके जो सजा दिलाने का काम करना चाहिए था वो नहीं किया। पूरे देश और दुनिया ने देखा कि किस तरीके से जीप से किसान कुचल दिए गए, और आज भी पूरे प्रदेश और देश का किसान ये मानता है कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से उन किसानों की जान गई है। भारत ने इंग्लैंड को क्रिकेट के अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में 5 फरवरी को हराया और 5वीं बार खिताब पर कब्जा कर लिया। तब से ये टीम लगातार यात्राएं कर रही है। अंडर 19 टीम के कप्तान यश और दूसरे कई खिलाड़ियों को वापस लौटकर एक दिन भी घर जाने का मौका नहीं मिल पाया। यश आते ही अपने स्कूल गए और फिर घर को छूते हुए दिल्ली रणजी मैच के लिए गुवाहाटी। जीत की खुशी के आगे लगता है कि सारी थकान खत्म हो गई है। वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन यश दूल एयरपोर्ट से सीधे अपने स्कूल आए हैं। यश, ये बहुत बड़ा जेस्चर है, ये गुरु दक्षिणा है? हाँ सर से मिलने आया हूँ और बहुत टाइम हो गया था, क्योंकि कम से कम अराउंड 5-6 मंथ हो गए हैं कि चल ही रहा है रेगुलर, और तो सबसे मिला और खुश हुआ मैं। यश एक अकेले ऐसे कप्तान है, वैसे तो 5 कप्तानों ने वर्ल्ड कप जीता है अंडर 19 का, लेकिन आप अकेले ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने एशिया कप भी जीता है और वर्ल्ड कप भी जीता है। ये कितनी बड़ी बात है आपके लिए? मतलब आप उस एलीट लीग में भी सबसे अलग नजर आते हैं। हाँ जी, गुड अचीवमेंट है एज टीम ने, क्योंकि टीम अच्छी बॉन्ड हमारा अच्छा नहीं होता तो हम ये अचीव भी नहीं कर पाते, और टीम का बहुत रोल है हमारी इसमें, क्योंकि अकेला इंडिविजुअल प्लेयर तो नहीं कर सकता, एज अ टीम होगी तो फाइनल जीतती है। यश, इस सफर में जैसे आपने वर्ल्ड कप से पहले रोहित शर्मा की बात की, फिर विराट कोहली ने आप उस फाइनल से पहले बात किया, लक्ष्मण, अहमदाबाद में आप पूरी टीम से मिले, सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट या सबसे बड़ा लेसन आपको क्या मिला है? सर सारे लेजेंड है सारे, तो सारे जो भी एक्सपीरियंस बताते हैं वो
हमारे लिए एक अचीवमेंट है, क्योंकि आगे हमें वही चीज़ फेस करनी है। तो हमारे लिए बहुत ग्रेटफुल है कि हमें ये मौका मिला उनसे बात करने का। एक सब लोग कह रहे हैं कि आपको विराट कोहली का आपसे काफी इंस्पायर्ड है, लेकिन एक कोई क्वालिटी है जो कि आपको लगता है कि ये आप आगे जो इंटरनेशनल करियर होगा, अभी तो आज रणजी आप खेलने जा रहे हैं गुवाहाटी, उसको आप कैरी करेंगे? सर अपना नेचुरल गेम कैरी करूंगा, अपना जैसे खेलता हूँ अपना वही नेचुरल गेम और नेचुरल जो। विराट का कोई पर्टिकुलर चीज? हाँ, बॉडी लैंग्वेज और एग्रेशन और जिस हिसाब इंटेंट है उनका बैटिंग का। सर आपने इनको पहले भी जूनियर रहते हुए सीनियर टीम के खिलाफ के साथ कैप्टन बनवाया इनको, आज जब ये गुवाहाटी जा रहे हैं रणजी में, वहां रणजी के कई सारे प्लेयर हैं, आपको लगता है ग्रेजुएशन थोड़ा फास्ट हो रहा है, 130 से 140 को झेलना पड़ेगा वहाँ पे? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हमने लोकल क्रिकेट और अपने क्या नाम है लोकल टूर्नामेंट्स में ऐसे रणजी ट्रॉफी स्टैंडर्ड के बॉलर हम खेल चुके हैं, तो यश को ज़्यादा डिफिकल्टी आएगी नहीं। और लकली हमारे पास बॉलिंग मशीन भी है, तो हमने ये सारी प्रिपरेशन पहले करके जा चुके हैं, तो ज़्यादा दिक्कत आनी नहीं है। बस थोड़ा सा नया बॉल आपको आधे घंटा बैटिंग करना है, उसके बाद आप लंबे रन बना सकते हैं। यस, मेगा ऑक्शन को लेकर कोई है, दिल्ली टीम में जाना है, इस टीम में जाना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, जो उस दिन होगा वो होगा। लेकिन आगे खेलने के लिए आप जैसे आप कह रहे थे एम्स्टर्डम में इंडिया खेलना सबसे बड़ा टारगेट है, वही है सर, ड्रीम है सबका कि अपना इंडिया रिप्रेजेंट करें। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। राष्ट्रपति भवन का ऐतिहासिक मुगल गार्डन 12 फरवरी से आम लोगों के लिए खुलना जा रहा है और आपको बता दें ये 16 मार्च तक खुला रहेगा। इस साल आपको यहाँ ट्यूलिप, मोगरा, रजनीगंधा, बेला, रात की रानी, जूही समेत कई नायाब फूलों की किस्में देखने को मिलेंगी। यहाँ के रोज गार्डन में 135 किस्म के गुलाब हैं। सूरत में एक रंगोली कलाकार ने दिवंगत गायिका लता मंगेशकर को अनूठी श्रद्धांजलि दी। इस कलाकार ने लता मंगेशकर की 19 फुट लंबी रंगोली बनाई। इसे बनाने में 12 घंटे का समय लगा। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से जो कि हिजाब के विवाद से जुड़ी हुई है। अब कर्नाटक से शुरू हुआ ये विवाद धीरे धीरे फैलता जा रहा है। इस बीच आज सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। अभी इस मामले में सोमवार को हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है, जारी रहेगी। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी आशीष भार्गव का। आशीष, सुप्रीम कोर्ट में दायर इस याचिका में क्या कहा गया है? ये देखिए, छात्र के द्वारा ये दाखिल की गई याचिका, उसका नाम है मोहम्मद आरिफ जमील, और उनका ये कहना है कि हाईकोर्ट को ये अंतरिम आदेश जो दिया है ये ठीक नहीं है और इस पर रोक लगाई जानी चाहिए, उसको चुनौती दी है। लेकिन अंजलि, हमें ये समझना होगा कि हाईकोर्ट ने कोई आदेश अभी जारी नहीं किया है। हाईकोर्ट ने कहा था वो पास करेंगे आदेश, लेकिन अभी कोई आदेश जारी नहीं किया है। ये एक टिप्पणी थी हाईकोर्ट की, खासतौर पर चीफ जस्टिस की, जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की, और उन्होंने कहा था कि वो कहेंगे, रोक लगाएंगे कि कोई भी छात्र कोई धार्मिक वस्त्र ना पहने जब तक ये मामला लंबित है। तो ऐसे में सिर्फ मीडिया के हवाले से हवाला देकर ये याचिका दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में, और हो सकता है कि जल्द सुनवाई की मांग भी इस पर हो। लेकिन हमें याद रखना होगा कि कल ही कपिल सिब्बल ने एक याचिका पर सुनवाई की मांग की थी, एक याचिका दाखिल हुई है, और उसमें कहा गया है ये संवैधानिक मुद्दा है, 9 जजों की संवैधानिक पीठ को इस मुद्दे को सुनना चाहिए, जो पहले से ही 2020 से इस मामले ऐसे मामलों की सुनवाई कर रहा है, जिसमें सबरीमाला से मंदिर से जो मुद्दे निकल कर आए थे उसमें 7 मुद्दे भी फ्रेम किए गए थे और सभी धर्मों को शामिल किया गया था कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में दखल दे सकता है। तो ये तमाम चीजें थी, लेकिन चीफ जस्टिस ने इनकार कर दिया था, कहा था कि पहले हाईकोर्ट को ये मामला डिसाइड करने दीजिए। तो यहाँ पर इसके अलावा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये कहा था कि मीडिया से रिक्वेस्ट की थी कि ओरल ऑब्जर्वेशन न चलाएं, आदेश का इंतजार करें। तो फिलहाल कोई आदेश आया नहीं है, ओरल ऑब्जर्वेशन ये थी। आदेश में क्या ये अंतरिम रोक क्या आदेश के जरिए भी लगेगी, ऐसा कोई आदेश आएगा, ये तमाम चीजें हैं। और अंतरिम आदेश पर सुप्रीम कोर्ट कैसे दखल दे, ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब कुछ वक्त में मिलेगा। हो सकता है आज इस मामले को भी मेंशन किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक इशारा जरूर किया है कि फिलहाल वो चाहता है कि हाई कोर्ट इस मामले को का निपटारा करे, पहले डिसाइड करे, उसके बाद
सुप्रीम कोर्ट दखल देगा। लेकिन परिस्थितियां लगातार बदल रही हैं, याचिकाएं लगातार दाखिल हो रही हैं, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी लगातार जो है प्रेशर बढ़ रहा होगा। जी आशीष, हमारे साथ इस वक्त निहाल किदवई भी जुड़ गए हैं बेंगलुरु से, सीधा उनका रुख करते हैं। निहाल, ये जानना चाहेंगे कि ये मामला मुद्दा कहां पर इस वक्त है, विवाद कितना बड़ा हो चुका है राज्य में और राज्य के बाहर भी अब फैलता हुआ नजर आ रहा है, और अब ये याचिका आ गई है। देखिए, इस याचिका के बारे में आपसे थोड़ी देर पहले हमने जिन लड़कियों ने कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दायर की है उनके वकील अभिषेक से बात की थी, और कल भी कुछ वकीलों से मैंने बात की थी कि आखिर इंटरिम ऑर्डर क्या है, क्योंकि जब मैं कोर्ट में था तो उस वक्त इंटरिम ऑर्डर पास करने की ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, क्योंकि चीफ जस्टिस ने साफ कहा था मीडिया से कि जो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है उसको कोर्ट नहीं करना है, जो ऑर्डर पास होगा उस ऑर्डर के बारे में मीडिया को रिपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि ऑब्जर्वेशन से बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। उसके बाद चीफ जस्टिस ने ये कहा कि हम एक ऑर्डर पास करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई ऑर्डर पास नहीं किया था। हालांकि वकीलों का ये कहना था कि इंटरिम ऑर्डर वो पास कर दें। अब उसके बाद जो ऑब्जर्वेशन थे उसको लेकर के मीडिया में रिपोर्ट्स आई। जब मीडिया में रिपोर्ट्स आई तो हम लोगों ने एडवोकेट से पूछा, जो काउंसिल है लड़कियों के, तो उनका ये कहना था कि अभी तक कोई भी सर्टिफाइड कॉपी उनको नहीं मिली है, न ही चीफ जस्टिस ने कोर्ट हॉल में किसी तरह का कोई ऑर्डर पास किया है। लेकिन जिस तरह की जो रिपोर्ट्स मीडिया में आई है, जिसको लेकर के चीफ जस्टिस ने पहले कहा था कि ऑब्जर्वेशन को अगर ऑर्डर मान करके गलत ढंग से अगर इंटरप्रेट किया जाएगा तो उससे बहुत ज्यादा दुविधा की स्थिति पैदा होती है, वो स्थिति पैदा होती हुई हमें यहाँ पे दिख रही है। तो अभिषेक जो और ताहिर, ये दो एडवोकेट हैं जो लड़कियों की तरफ से यहाँ कर्नाटक हाई कोर्ट में अपनी दलील दे रहे हैं। इन दोनों का ये कहना है कि अभी तक कोई भी इंटरिम ऑर्डर पास नहीं हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक SLP आया है, इस बारे में इन लोगों को जानकारी दी गई है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि जो कुछ ट्वीट्स हैं जिसका हवाला देकर के ये SLP फाइल किया गया है, इन दोनों ही एडवोकेट के पास या किसी भी एडवोकेट के पास अभी कर्नाटक हाई कोर्ट का ये इंटरिम ऑर्डर का कोई भी सर्टिफाइड कॉपी नहीं है। साथ ही साथ अभिषेक ने एक बात और कही, बताई अब से थोड़ी देर पहले, कि जिन लड़कियों ने कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दायर की है उनकी तरफ से ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर नहीं की गई है। तो कुल मिलाकर के दुविधा की स्थिति है। और इस अदालत में जो कल कार्रवाई हुई और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि सोमवार को कार्रवाई जारी रहेगी। उसके बाद मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने एक बैठक बुलाई थी होम और एजुकेशन डिपार्टमेंट का। तो वहां पर जब हमने पूछा चीफ मिनिस्टर से, तो चीफ मिनिस्टर ने यह बताया कि 10वीं क्लास तक के जो स्कूल हैं वो सब खुल जाएंगे सोमवार से। 11वीं 12वीं जिसको हम प्री यूनिवर्सिटी कहते हैं और उसके बाद के जो कॉलेजेस हैं वो कब खुलेंगे इसके बारे में कल उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बताना चाहता हूँ कि अगर अंतरिम आदेश ऑर्डर आ गया था वहां से कोर्ट का, तो फिर बाकी चीजें भी खोल देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री ने ऐसा नहीं किया। क्योंकि देखिए, ये जो विवाद है वो स्कूल, अब 10वीं क्लास तक के स्कूल को लेकर के नहीं है, ये क्योंकि यहाँ पर ड्रेस कोड लागू है। ये जो विवाद है वो 11वीं और 12वीं को लेकर के है। 11वीं और 12वीं जिसको कि कर्नाटक में और महाराष्ट्र में प्री यूनिवर्सिटी कहते हैं, यहाँ पर ड्रेस कोड को लेकर के दुविधा की स्थिति है। और ये जो बवाल खड़ा हुआ है ये सिर्फ 11वीं 12वीं को लेकर के है, जिसके बारे में मुख्यमंत्री ने फैसला नहीं लिया है कि सोमवार से वो खुलेगा या नहीं खुलेगा। उन्होंने साफ कहा है कि इसके बारे में फैसला बाद में लिया जाएगा। 12वीं के बाद अब आप ग्रेजुएशन के कोर्सेज आते हैं, वो सारे कॉलेजेस भी बंद रहेंगे, पीजी के कॉलेजेस भी बंद रहेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स वहां से आते हैं और फिर हल्ला हंगामा शुरू होता है। तो इसलिए मुख्यमंत्री के पास भी कोई शायद अभी कोई इंटरिम ऑर्डर की कोई कॉपी नहीं है, और इसीलिए उन्होंने 11वीं 12वीं और आगे के कॉलेजेस के बारे में कोई फैसला नहीं लिया है। जी निहाल, तो साफ है कि अंतरिम आदेश है या नहीं है, आया है या नहीं आया, इसको लेके असमंजस है। लेकिन खबरें चलने के बाद बच्चों ने, किसी एक छात्र ने एक याचिका दायर कर दी, क्योंकि कुछ खबर उनको मिली थी कि शायद वो अपने लिबास को पहनकर नहीं जा सकते जो धर्म सांकेतिक हो। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए निहाल।
और अब रुक करते हैं दूसरी खबर का। हरियाणा के गुरुग्राम के सेक्टर 109 की एक सोसाइटी में बड़ा हादसा हुआ है। यह हादसा यहां की चिंतल्स पैराडिसो हाउसिंग सोसाइटी के एक टावर में हुआ है। इस टावर की 6ठी मंजिल के डाइनिंग एरिया की छत गिर गई, जिससे नीचे की 5 मंजिल तक की छत गिरती चली गई। 5वीं, 4थी, 3री मंजिल पर कोई नहीं रहता था। वहीं हादसे के वक्त दूसरी मंजिल पर एक महिला थी जिनकी मौत हो गई है। वहीं पहली मंजिल पर 2 लोग फंसे हुए हैं और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी हुई हैं। इस हादसे की जांच एडीसी विश्राम कुमार मीणा को सौंप दी गई है, जो संबंधित विभागों के अधिकारियों और सोसाइटी के प्रतिनिधियों को भी जांच में शामिल करेंगे। और पुलिस ने बिल्डर के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है और उसकी तलाश जारी है। सेक्टर 109 में इसमें एक कॉलोनी में जिसका नाम है चिंटल पैराडियोस है, इन यहाँ पे एक इस तरीके की सूचना हमें मिली थी लगभग 6 बजे के आसपास कि एक पर्टिकुलर टावर में, डी टावर में कुछ ब्लॉक्स हैं वो नीचे गिर गए हैं। टोटल 18 स्टोरी बिल्डिंग थी, उसमें से ऊपर के 12 जो ब्लॉक्स हैं, फ्लोर्स हैं, वो सेफ हैं। नीचे के जो 6 फ्लोर्स हैं उनमें से एक पर्टिकुलर सेक्शन पिलर्स के बीच में जो डाइनिंग एरिया है वो 6th फ्लोर से लेकर के 1st फ्लोर तक गिर गया है। 3 से लेकर के 6 फ्लोर्स तक कोई भी वहां पे नहीं रह रहा था, तो 1st और 2nd फ्लोर पे ही लोगों के फंसे होने की सूचना मिली। उसमें भी जितने लोग अब बाहर आए हैं उसमें से ये पता चला है कि टोटल 3 लोग उसमें फंसे थे ओरिजिनली। उसमें से एक की जो डेथ है वो कंफर्म्ड है, डेड बॉडी बाहर निकाली जा चुकी है। और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी परिमल कुमार का। परिमल, अभी स्थिति कैसी है? जो लोग फंसे थे क्या उन्हें बचाया गया है? देखिए, राहत और बचाव काम अभी भी चल रहा है अंजलि, और कल शाम में करीब 6 बजे जिला प्रशासन को यह खबर मिली थी। अभी एक व्यक्ति जो अरुण श्रीवास्तव हैं, जो पहली मंजिल पे रहते हैं, उनका पैर मलबे में फंसा हुआ है। जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है उनको वहां पर दिया गया और उनको निकालने का काम चल रहा है। उनकी पत्नी भी उनके साथ रहती थी, उनके बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। जो एनडीआरएफ की टीम हो या जिला प्रशासन की जो टीम लगी हुई है राहत और बचाव काम में, तो उनको तलाशने का काम चल रहा है। जैसा कि अभी हमने सुना भी कि 3 लोगों की खबर थी कि वो लोग फंसे हुए हैं मलबे में, तो एक की मौत की बात सामने में निकल कर आई है। जो दूसरी मंजिल पर अलका नाम की महिला, जिसका उम्र 40 बताया गया है, वो अकेले रहती थी, उनकी मौत की पुष्टि की है। तो ये बाकी जो लोग हैं वो अभी भी राहत बचाव काम चल रहा है, और जो कार्रवाई है वो कार्रवाई भी अपने स्तर पे की जाएगी। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरीके के कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं, उनके मानक क्या हैं, जो तैयार किए जा रहे हैं उनमें सुरक्षा कितनी है, और इस तरह के हादसे आखिर कैसे हो गए। हालांकि जो जगह बताई गई हो, डाइनिंग स्पेस 40 से 50 स्क्वायर फीट के एरिया जो है वो 6ठी मंजिल से पहली मंजिल तक नीचे बिल्कुल जमींदोज हो गया, बिल्कुल गिर गया है। और उसमें ये 3 लोग जो है वो फंसे हुए थे, जिसमें एक की मौत हुई है। बाकी 2 लोग के बारे में, एक के बारे में जानकारी मिल गई है कि उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया गया, उनको निकालने का काम हो रहा है। उनकी पत्नी के बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके की इमारतें बन रही हैं, क्या उसमें मानक को अपनाया जा रहा है, जो मानक होने चाहिए सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से? ये बड़ा सवाल है। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो चिंता की बात यह है कि अभी एक महिला जो दबी हुई है उनके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन प्रशासन वहां पूरी मुस्तैदी से लगा है। शुक्रिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 62% से ज्यादा मतदान हुआ। पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 58 सीटों पर मतदान हुआ। हालांकि मतदान का प्रतिशत 2017 के मुकाबले करीब 1% कम रहा। सबसे ज्यादा मतदान कैराना में हुआ, यहां 75.12% वोटिंग हुई। वहीं साहिबाबाद में सबसे कम मतदान हुआ। माना जाता है कि यूपी की सत्ता का रास्ता पश्चिमी यूपी से ही होकर जाता है। ये वही इलाका है जो किसान आंदोलन का केंद्र रहा। पिछले चुनाव में ध्रुवीकरण भी इसी इलाके से शुरू हुआ और बीजेपी यहां की 58 में से 53 सीटें जीतकर यूपी की सत्ता पर काबिज हुई। ये 58 सीटें यूपी में बहुमत के आंकड़े का चौथा हिस्सा हैं।